हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला कहते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं अब हमारे चैप्टर नंबर 6, जो कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया सबसे फर्स्ट तो कार्य के बारे में, वर्क के बारे में, क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हमने समझा कि भाई ये जो काम हो रहा है ना, इसमें खर्च होती है क्या, ऊर्जा। तो अगला टॉपिक लेकर क्या है भाई, हम एनर्जी को, ऊर्जा को, एंड हमने समझा उसमें मैकेनिकल एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को। फिर हमने समझा कि ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है, ये अल्टीमेटली जो मेजरमेंट है वो वर्क की है, मतलब कार्य की है। फिर हमने कार्य और ऊर्जा प्रमेय को भी समझा, एंड इस तरीके से चलते चलते हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। आगे बढ़ते हैं एंड हम पहुंचे पार तक, मतलब शक्ति तक। अब बारी किसकी है भाई, तो अब बारी है इसी सब्जेक्ट के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे कार्यों की गणना करने की जो टक्कर से प्राप्त होती है। मतलब हम बात करना चाह रहे हैं संघट्य की, ठीक है। इसमें इस सेशन में जो डिस्कस करने वाले हम करने वाले एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्य के बारे में, ठीक है। चूंकि चलिए शुरू करते हैं एंड डिस्कशन को, और समझने की कोशिश करते हैं इसको कि भाई जब मैं प्रत्यास्थ संघट्य की बात करूं तो क्या कहना चाह रहा हूं अल्टीमेटली। तो देखिए, संघट्य का मतलब क्या होता है भाई, टक्कर। दो ऑब्जेक्ट्स का, दो मासेस का टकरा जाना, दो स्थूल पिंडों का टकरा जाना, या यूं कहूं कि दो ऐसे कण, मूलभूत कण कह सकते हैं, दो आप एटम्स को कह सकते हैं, दो आप कह सकते हैं क्या भाई कि दो ऐसे छोटे पार्टिकल्स भी अगर टक्कर कर रहे हैं तो उनके टक्कर के फलस्वरूप हमको देखने को मिलता है कि भाई कुछ जगहों पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाती है और कुछ जगहों पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं सिंपली ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई अगर हमारे पास में दो ऐसे मासेस अवेलेबल हैं, सपोज एक मास ये है और एक मास ये है, ये दोनों मासेस एक दूसरे की ही, मैं ऐसा ही बोल देता हूं कि ये चल रहा है हमारा पहला वाला मास इसी डायरेक्शन में, और ये दूसरा मास भी मान लीजिए इसी डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर रुका हुआ है, कुछ भी ले सकते हैं, चलेगा। चलिए मैं तो कह देता हूं दोनों चल रहे। इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी u1 है और इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी u2 है, एंड दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2। अब ये दोनों टकरा गए भैया। क्या आप टकराएंगे, तो एक ही कंडीशन है, जब u1 ग्रेटर देन हो किससे, u2 से। जब ये u1 है u2 से क्या हो, ज्यादा हो, तो ये दोनों में क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी, दोनों टकरा गए। अब भाई टकरा तो गए, लेकिन यहां पर बस बातें कुछ ऐसी है कि इनके टक्कर के समय, ये मान लीजिए इन दोनों का कॉलिशन है, ठीक है, इस समय ये टकरा गए, और इसके बाद क्या होगा भाई, तो मैंने कहा कि ये दोनों ही मासेस टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। मतलब ये दोनों ही मासेस कैसे चलने लग गए भाई, तो ये मास m1 ही है, ये मास m2 ही है, लेकिन अभी जो इसकी वेलोसिटी है वो v1 होगी और इसकी वेलोसिटी v2 होगी। और मैं इसकी डायरेक्शन नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये टकराने के बाद यहां से किस किस दिशा में गए होंगे। बस मुझे ये पता है कि पहले वाले ऑब्जेक्ट ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया होगा और दूसरे वाले ने भी पहले के ऊपर फोर्स लगाया होगा। मतलब ये जो कंडीशन यहां पर बन रही है, ये है संघट्य के पूर्व, यानी टकराने के पहले। ये क्या है, संघट्य के पूर्व, ये है ड्यूरिंग कॉलिशन, है ना, संघट्य के समय, टकराने के समय। और ये आखिरी जो है ये टकराने के बाद, मतलब संघट्य के पश्चात। अच्छा, क्या कहना चाह रहे भैया यहां पर इन सभी बातों से, तो मैंने जानबूझ करके डायग्राम प्लॉट कर लिया ताकि अब आपको एक्सप्लेन करने में आसान हो जाए मेरे लिए। क्या, दो ऑब्जेक्ट्स है, पीछे वाला ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है और आगे वाला धीमे चल रहा है, तो पीछे वाला आगे वाले में आकर के टकरा जाएगा भी। टकराने के बाद दोनों अलग अलग चलने लगे। अगर आपको ऐसा पता लगता है कि इसके टकराते समय यहां पे आपको क्या लगता है क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो मुझे तो देखिए ना, ये प्रतीत होता है कि जैसे ये दो चीजें टकराएंगी, सबसे पहले तो भैया आएगा साउंड, सबसे पहले क्या आएगी, ध्वनि। टकराने पे तो मुझे तो यही पता ना, ध्वनि ऊर्जा आएगी। और क्या होगा भाई, तो यहां पे ऊष्मा भी आ सकती है,
मतलब यहां पर ध्वनि आ गई, यहां पर ऊष्मा आ गई, यहां पर और क्या आ जाएगा भाई, तो प्रकाश ऊर्जा भी आ गई, और यहां पे क्या भाई, तो टकराए हैं, घर्षण बल भी मान लेता हूं, चलिए, और भी बहुत सारे लॉसेस मेरे को तो समझ में आता है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। साथ ही साथ जो मूल रूप से होगी वो ये होगी कि इसके गतिज ऊर्जा में कमी। अब अगर ऐसा कुछ हो गया तो यह संघट्य कहलाता है मेरा अप्रत्यास्थ, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, प्रत्यास्थ संघट्य। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ संघट्य। मतलब क्या भाई, कि टकराए, लेकिन टकराने के दौरान मुझे पता है इन सब चीजों में क्या होती है भाई, दो चीजें टकराएगी तो आवाज आएगी, मुझे पता लगा आवाज तो आई नहीं, मुझे पता लगा भैया उष्मा भी नहीं हुई, हीट भी जनरेट नहीं हो रही है, लाइट भी नहीं आ रही है, फ्रिक्शन भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, ऐसे कोलिजन को कहते हैं प्रत्यास्थ संघट्य। क्या होता है भैया प्रत्यास्थ संघट्य में, तो प्रत्यास्थ संघट्य में अभी मैं इसको हटाता हूं और प्रत्यास्थ संघट्य की स्पेसिफिकली बात कर लूं, तो प्रत्यास्थ संघट्य में हमको पता है कि सबसे पहली बात तो यह है कि गतिज ऊर्जा में हानि नहीं होती, अर्थात गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। कैसी रहती है भाई, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। और क्या होता है इसमें, तो इसमें मुझे पता है कि कुल संवेग भी संरक्षित रहता है। मतलब इसका जो कुल संवेग होगा, यानी टकराने के पहले जो संवेग होगा और टकराने के बाद का जो संवेग होगा, यह भी संरक्षित रहेगा। इसके दौरान मैं यह कहना चाह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, या यूं कह लूं ऐसा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या, पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ m1u1 स्क्वायर, दूसरे के लिए भाई तो हाफ m2u2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक, ये किसके बराबर होगा भाई, तो ये बराबर होगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर के। मतलब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, कोई लॉसेस नहीं हो रहा, कुछ भी लॉस नहीं हो रहा। दूसरे क्या, कुल संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात इसको क्या कह लूंगा भाई, तो मैं कह लूंगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम आप कैसे लिखेंगे भाई, तो इसका प्रारंभिक मोमेंटम मैं कहूं तो मैं कहता हूं m1u1 प्लस m2u2, ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। भाई मोमेंटम जो होता है, जो संवेग होता है, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट की पहले मोमेंटम प्लस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक मोमेंटम बराबर होगी पहले वाले ऑब्जेक्ट की अंतिम मोमेंटम एंड दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की अंतिम मोमेंटम के। अच्छा, इसके अलावा क्या भाई, तो कुल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कुल यांत्रिक ऊर्जा भी संरक्षित रहता है। मतलब कुल मैकेनिकल एनर्जी भी इसकी क्या है, कांस्टेंट। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी इसकी यांत्रिक ऊर्जा है ना, यानी के प्लस पीई, ये हमेशा कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला, कंजर्व रहने वाला है, चेंज नहीं होना। ठीक है, अगर इतनी सी बातें समझ में आ गई कि भैया गतिज ऊर्जा सेम है, संवेग इसका संरक्षित है, कुल यांत्रिक ऊर्जा भी इसकी कैसी है, संरक्षित है, मतलब इसमें हानि कुछ भी नहीं हो रही है। मतलब कोई ऊर्जा में अतिरिक्त हानि नहीं होती है, कोई लॉसेस नहीं हो रहा ना। इसी को कहते हैं हम क्या, इसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थ संघट्य। जहां पर ये पूरी कंडीशन फुलफिल हो रही हो, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं भैया प्रत्यास्थ संघट्य। ये किसके लिए सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है प्रत्यास्थ संघट्य के लिए। और प्रत्यास्थ संघट्य में फिर बात समझ में आती है कि अगर ये सारी चीजें कंजर्व्ड हैं, ठीक है, तो वो प्रत्यास्थ संघट्य है। लेकिन
आइडियली कभी प्रत्यास्थ संघट्य पॉसिबल है ही नहीं। अगर कोई कहे आदर्श प्रत्यास्थ संघट्य की, तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि ये सारी चीजें हों। अगर मैं कहूं ना दो एटॉमिक कॉलिजन की भी मैं अगर बात कर लूं, मैं दो न्यूक्लियस के कॉलिजन की अगर मैं बात कर लूं, वहां पर भी फ्रिक्शनल फोर्सेस मिल जाएंगे, मतलब वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किंतु कहते क्या है, कहते हैं कि भैया ये इलास्टिक कॉलिजन है, मतलब प्रत्यास्थ संघट्य। पूर्ण प्रत्यास्थ संभव नहीं है, प्रत्यास्थ तो संभव है ना, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मिनिमम तो हो सकती है ना, साउंड एनर्जी मिनिमम तो हो सकती है ना, हीट एनर्जी मिनिमम हो सकती है ना, खत्म मत कीजिए, कम तो कर सकते हैं। तो ये रही इसकी कंडीशन। ठीक है, चलिए तो हम अगर बात करते हैं इसमें, तो देखिए क्या कह रहे हैं भाई कि जब एक ही सरल रेखा में क्या होता है, जब एक ही सरल रेखा में गति करती हुई वस्तुएं पिंड एक दूसरे से टकराती हैं, तो इसे एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं। अब एक विमीय वर्ड को समझ रहे हैं, एक विमीय मतलब एक ही दिशा में भाई, एक डायरेक्शन में अगर चल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, तो देखिए जो हमने कंडीशन बनाई है, यह पिंडों की सम्मुख टक्कर मतलब हेड ऑन कॉलिजन होती है। इस टक्कर में उनके वेग की दिशा स्पर्श बिंदु के अभिलंब के अनुदिश होते हैं, मतलब कैसे टक्कर हो रही है उसके अकॉर्डिंगली होता है भाई, कहां टक्कर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम एक कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए M1 और M2 दो द्रव्यमान के पिंड हैं, एक ही दिशा में क्रमशः U1 तथा U2 से गतिमान है। माना कि U1 जो है वो ज्यादा है, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है दूसरे से, इनके बीच सम्मुख टक्कर होती है, जिसके पश्चात वे पुनः उसी दिशा में क्रमशः V1 और V2 वेग से गतिमान हो जाते हैं। अब मैंने क्या कर दी, मैंने कह दिया कि इसकी जो कंडीशन है, ये जो इसके बाद गतिमान है, ये कैसे चल रहे हैं भैया, ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में पहले चल रहे थे, लेकिन अभी क्या हुए, टकरा चुके हैं। तो इलास्टिक कॉलिजन के लिए तो हमने ये बात कर ली। मैं थोड़ी सी डिस्कशन करने में इच्छुक हूं, किसकी भाई, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट रख लो, मैं हटाऊंगा क्योंकि है ना, मैं डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हूं हमारे लीनियर मोमेंटम को। ठीक है, फिर हम इसकी बात करेंगे, लेकिन हम उसके पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हमारे लीनियर मोमेंटम की, है ना, मतलब मैं रैखिक संवेग संरक्षण की बात कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, फिर हम लौटेंगे इसी जगह पे। ठीक है, यानी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अल्टीमेटली रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत में मैं ये कहूं कि ये दोनों जब टकरा रहे होंगे, तो ये इनके टक्कर का जो समय अंतराल है, मैं कहता हूं कि छोटे से टाइम इंटरवल पे टकरा रहे, बस थोड़े से टाइम के लिए टकरा रहे, यानी डेल्टी। यानी यहां पर क्या लग रहा होगा, इंपल्स, आवेग, जिसके बाद ये दोनों सेपरेट हो गए होंगे। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये कहना चाहूं कि भैया यहां पर है ना, संघट्य के समय, संघट्य के दौरान यहां पर अगर आप डिस्कस करें तो क्या कहना चाहेंगे भाई, जब संघट्य हो रहा है, जब टकरा रहा है, तो ये आपको यहां पर मैंने लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है, F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21, चलेगा। ये क्या लिखना चाहूं भाई, तो मैं ये लिख रहा हूं कहां से, तो न्यूटन के तृतीय नियम से। न्यूटन के तृतीय नियम में क्या डिस्कशन हुआ था भाई, कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है। मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट ने दूसरे के ऊपर जितना बल लगाया होगा, दूसरे ने भी पहले के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया होगा। ठीक है, तो ये लिख सकता हूं F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21, जहां, और भी मैं क्लियर कर देता हूं, जहां नेगेटिव साइन विपरीत दिशा को निर्देशित कर रहा है। अब चलिए आगे बढ़ाता हूं मैं पिक्चर, और मैं अब आपसे यह कहने वाला हूं कि काम करिए ना, मैं अगर इसमें डेल टी का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो डेल टी का दोनों तरफ गुणा
करने पर क्या प्राप्त होगा भाई? तो आपको मिलेगा ना, देखिए F12 del t इज इक्वल्स टू F नेगेटिव ऑफ 21 del t। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो क्या मिलेगा? F12 del t प्लस F21 del t विच इज इक्वल्स टू 0। अब मैं एक और बात याद दिलाता हूं, क्या भाई? तो हमने एक और चीज पढ़ी थी, मैं इसके नीचे ही लिख देता हूं, आवेग संवेग नियम, है ना? तो आवेग बराबर क्या होता है? बल इंटू समय अंतराल। और आवेग क्या होता है भैया? तो आवेग हमारे, है ना, आवेग हमारे संवेग, मतलब अल्टीमेटली मैं कह तो संवेग जो हमारा है वो आवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। जो संवेग है ये किसके बराबर होगा? संवेग बराबर आवेग में परिवर्तन। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं भाई कि ये जो मुझे यहां से मिलेगा, ठीक है, इन दोनों की वजह से इफ डेल टी, इसको मैं क्या कह सकता हूं कि आवेग में परिवर्तन जो है ये संवेग में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। यानी मैं कह लूं, एक सेकेंड के लिए देखिए, मैं इसको लिख लेता हूं कंप्लीटली, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, है ना, संवेग में परिवर्तन। अब लो भैया आओ चलो लिख दे, ये रहा मेरा क्या? आवेग। फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? आवेग। तो ये आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। कितना लिख लूं? तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि F12 del t का मतलब मैं लिख लेता हूं, ये है मेरा डेल P1। डेल P1 मतलब क्या भाई? डेल मतलब चेंज, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन मतलब डेल P1। और इसी तरीके से मैं F21 del t को क्या लिख सकता हूं भाई? तो इसको लिख देता हूं डेल P2। आई होप ये बातें चलेंगी। अब क्या करना भाई? तो अब इन दोनों को चलिए वहां पर रखते हैं और समझते हैं जरा इसको। तो इसकी जगह पे F1 del t की जगह पे मैं क्या लिख दूं? डेल P1 प्लस इसकी जगह पे डेल P2 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 0। ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अच्छा, अगर ये 0 के बराबर है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेल को कॉमन कर लीजिए, P1 प्लस P2, ये भी तो बराबर होगा हमारा 0 के। फाइनली अगर मैं कह लूं तो मुझे ये भी समझ, ये डेल को कंपेयर कर दी, ये डेल गया 0 से कंपेयर हो गया, खत्म हो गया ना, मतलब क्या बचेगा? अतः मैं कह सकता हूं क्या? P1 प्लस P2 ये इक्वल हो जाएगा 0 के। यानी ये क्या है? कुल संवेग। ये क्या है? कुल संवेग सदैव कैसी है? संरक्षित है। कुल संवेग कांस्टेंट है, संरक्षित है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है? ये किसके लिए हमने बात कर ली? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत, मतलब ये लीनियर मोमेंटम की हमने बात करी है। ठीक, अब बढ़ेंगे हम किसकी तरफ? एक विमीय की तरफ। आई होप इसमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी आपको नहीं होगी कि भाई अगर कोई रैखिक, मतलब एक ही रेखा में अगर कोई पार्टिकल है, गमन कर रहा है, तो जब इसमें टक्कर होगी तो उसका संवेग कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। क्योंकि भाई हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो हमने अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी इसमें सेम होगा, है ना, संवेग भी सेम होगा। तो भाई प्रूव करके भी तो देख लें कि सेम होता भी है कि नहीं। तो हमने पाया कि भैया सेम होता है ना, मतलब संरक्षित रहता है, चेंज नहीं होता। यानी इससे समझ में आ रहा है कि इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ये दोनों हमेशा ही कैसे रहने वाले? कंजर्व्ड रहने वाले, चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाए भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करना चाह रहे थे एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्य की। यह है सेम कंडीशन जो हमने इसके पूर्वार्ध में यहां पर जो हमने बनाई है, यही सेम कंडीशन है। हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन अब चेंज क्या हुआ? तो वहां पे हमने लीनियर मोमेंटम की बात करी थी, अब हम प्रत्यास्थ की बात करें। मतलब अब मैं कहना चाहूंगा क्या, वहां मैंने प्रूफ किया कि संवेग जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन अब मैं कहूंगा कि यहां संवेग कांस्टेंट है, मतलब ये मेरी कंडीशन है। इसी के बेसिस पे मैं इसके लिए बात करूंगा। मैं यहां पर आपसे बोलने वाला हूं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्य है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो एक तो इसकी गतिज ऊर्जा,
एक इसकी गतिज ऊर्जा तथा इसका जो संवेग है, अभी हमने प्रूव भी किया है ना, संवेग सदैव संरक्षित रहता है। ये कैसा रहता है भाई? सदैव ही संरक्षित रहता है, चेंज नहीं हो रहा। तो मैं क्या शुरू करूं इसमें काम? तो मैं कहता हूं सबसे पहले तो मैं कहता हूं संवेग की बात करते हैं, जो अभी हमने प्रूफ करके लिया। तो मैं सबसे पहले यहां पर बोलता हूं अतः कुल संवेग, क्या कह रहा हूं? कुल संवेग संघट्ट के पूर्व, टक्कर के पूर्व है ना, संघट्ट के पूर्व बराबर होगा कुल संवेग संघट्ट के पश्चात। अच्छा, इस डेरिवेशन में देखना, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा जरूर चलेगा लेकिन टफ नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं? आपको ये डेरिवेशन बहुत आसान लगेगा कब? जब कंप्लीट हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि फॉर्मूले ऐसे नहीं है कि कुछ भी चल रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, लॉगरिथम यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री यूज, कुछ नहीं है। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना है, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, बाकी ये बहुत आसान है। कुल संवेग संघट्ट के पूर्व कितना है बताइए? तो पहले वाले ऑब्जेक्ट की, इसकी इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं संवेग की बात करूं तो संवेग क्या होता है भाई? द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसका द्रव्यमान कितना है? m1 और वेग कितना है? u1। तो मैं संघट्ट के पूर्व पहले ऑब्जेक्ट की मतलब डायरेक्ट लिख लेता हूं, है ना। अदरवाइज मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूं, क्या कि प्रथम ऑब्जेक्ट का संवेग प्लस द्वितीय ऑब्जेक्ट का संवेग, टक्कर के बाद प्रथम का संवेग और टक्कर के बाद द्वितीय का संवेग। बट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं m1 u1। इतने अब आप समझदार हो चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा इसको लेंदी नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा लंबा चलेगा। तो m1 u1 क्या समझ में आया भाई? ये पहले ऑब्जेक्ट का हो गया क्या? संवेग। अच्छा, दूसरे का ये रहा ना, दूसरा वाला देखिए, ये दूसरा छोटा वाला m2 u2। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता प्लस m2 u2 विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर? तो भैया ये बराबर हो गया, ये टकराए और टकराने के बाद दोनों अभी भी एक ही डायरेक्शन में चल रहे, जिस डायरेक्शन में थे उसी में चल रही है। हमने कंडीशन लेट की हुई है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आना नहीं है। तो मैं अभी कहता हूं m1 v1, ये संघट्ट के पश्चात इसका मोमेंटम चेंज हुआ, देखिए m1 v1 और इसका m2 v2। नो डाउट मुझे यह पता है कि संघट्ट के बाद कुल संवेग सेम रहेगा। तो ये हो गया भाई हमारा m1 v1 प्लस m2 v2। आपको थोड़ी सी और बात कर रहा हूं, तो देखिए मैं ऐसे एक फर्जी डेटा ले रहा हूं। मैं कहता हूं कि भैया ये है 3 + 6, ठीक है, और बाद में ये हो गया 2 + 7। आप बताओ ना, यहां पर भी ये कितना है 9, यहां पर भी ये कितना है 9। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखो तो ये m1 u1 3 था, m2 u2 6 था, लेकिन m1 v1 2 हो गया और m2 v2 7 हो गया। ऐसे ही ले रहा हूं मैं नंबर, इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस आपको सिंपली क्या समझाना चाह रहा हूं, टोटल कहने का तात्पर्य क्या है, आपको कभी ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि भैया ये इधर 3 था तो ये भी इधर 3 ही रहेगा, ये दूसरा वाला 6 था तो ये दूसरा वाला 6 रहेगा। ना, टोटल सिस्टम का। अकेले का तो बदल जाएगा, अकेले की इसकी वेलोसिटी u1 थी, अभी देखो v1 हो गई। अकेले की इसकी वेलोसिटी u2 थी एंड इसकी v2 हो गई। मतलब इंडिविजुअल का बदलेगा, सम नहीं बदलेगा, कुल नहीं बदलेगा। चलिए अब आता हूं मैं जरा मुद्दे पे। मुद्दा क्या कह रहा है भाई कि ये इक्वल हो जाएंगे। तो एक काम करो ना, 1 1 को एक साइड, 2 2 को एक साइड ले चलते हैं। तो मैं यहां कह लेता हूं m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। चलेगा। एक और काम कर लो भैया, तो m1 को कॉमन कर देता हूं u1 माइनस v1 विच इज इक्वल्स टू m2 को कॉमन कर देता हूं v2 माइनस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको पहला प्रथम समीकरण मान लेते हैं। अब क्या करें भाई, तो हमने दो बातें लिखी थी, संवेग सदैव संरक्षित रहता है और दूसरा लिखा था गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो मैं चलता हूं गतिज ऊर्जा पे, ठीक है। संवेग की बात तो हो गई, अब करते हैं क्या गतिज ऊर्जा की, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या लिखेंगे, तो मैं गतिज ऊर्जा के लिए बात करता हूं, मैं चलता हूं आगे, है ना। चलिए गतिज ऊर्जा की मैं बात करता हूं, मैं यहां से शुरू करता हूं। अब
गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगी भैया गतिज ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा हमें समझ में आया कि वही फिर से लिखूंगा मैं, संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर होगा संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा के। अब ये कैसे लिखेंगे संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के पश्चात? तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमको पता है कि m1 ऑब्जेक्ट था और u1 इसकी वेलोसिटी थी, m1 u1, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए क्या लिखता हूं, गतिज ऊर्जा क्या होता है भाई, हाफ mv स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, मतलब u1 स्क्वायर। उसी तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट की हाफ m2 u2 स्क्वायर चलेगा। भाई गतिज ऊर्जा ये होती है ना हाफ mv स्क्वायर, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। क्या काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये होती कितनी है, ये होती है हाफ mv स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर। तो प्रारंभिक की बात करते हैं, पहले वाले ऑब्जेक्ट की टक्कर के पूर्व u थी उसकी वेलोसिटी, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, और दूसरे की u2 थी तो अल्टीमेटली हाफ m2 u2 स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर होगा पहले वाले ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो m1 v1 स्क्वायर, और दूसरे की तो हाफ m2 v2 स्क्वायर। चलेगा क्या? अब क्या कर दूं भाई, तो एक बात तो समझ में आती है, हाफ 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 कैंसिल है ना, दोनों तरफ से अगर हाफ को मैंने बाहर कर लिया तो अल्टीमेटली m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये हाफ से हाफ दोनों तरफ से हो गए भैया कैंसिल। क्या बचेगा अब, तो अब मुझे बचेगा ये m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। फिर से वही काम, 1 1 को एक साइड 2 2 को एक साइड, तो ले आओ भैया m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कौन भाई, तो m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। चलेगा। अब क्या करना भाई, तो कॉमन ले लो m1 को, तो m1 को कर दिया बाहर, क्या बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 को ले लो कॉमन, तो क्या बचा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। चलेगा। अच्छा, तो जब इतनी सी बात चलेगी आपको, तो भैया बढ़ता हूं मैं आगे। आगे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं क्या, इसको एक्सपांड कर दूं क्या? मुझे एक चीज ये पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी से इसको क्या करो, एक्सपांड कर दो। चलो, तो एक्सपांशन में क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे m1 रखा है बाहर में, ठीक है, m1 कहां रखा है, बाहर में। अंदर क्या है भाई, तो v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस u1, तो मतलब u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 विच इज इक्वल टू, आगे वाले को करो तो ये क्या है भैया, ये है m2, अंदर क्या है v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, तो इसको भी एक्सपांड करेंगे तो सेम एक्सपांशन मिलेगा। कैसे लिख लें भाई, तो सिंपल सी बात है, पहले कर लेता हूं मैं क्या, v2 प्लस v1 और v2 माइनस v1। चलेगा? अच्छा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2, अब चलेगा, अब चलेगा, है ना, v2 u2 की बात थी। चलिए, तो अब इसको मैं कह देता हूं कि इसको कह दे क्या, तो इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन यहां रखा है और सेकंड इक्वेशन आपकी यहां रखी है। अगर मैं ऐसा कुछ और कहूं, क्या कहोगे भाई, तो मैं कहता हूं समीकरण 2 को समीकरण 1 से विभाजित करने पर, तो भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा कटता हुआ, तो कटा देते हैं भाई, मुझे रिलेशनशिप ही तो चाहिए। तो मैं अगर इसको कैंसिल करने की कोशिश करता हूं, तो चलिए भैया थोड़ा सा समझेंगे। m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 विच इज इक्वल्स टू m2 v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। चलेगा? अब अपॉन में क्या आने वाला भाई, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आने वाली। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिख रही थी, तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए,
m1 u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1, एक एक करके मैं लिख लेता हूं। चलिए, तो m1 u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1, और इधर क्या मिला भाई, तो m2 v2 माइनस u2। आइए दिखा देता हूं, m2 v2 माइनस u2, m2 v2 माइनस u2। अब क्या होगा, तो आपको दिख रहा है ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। जब ये टर्म्स कैंसिल हो गए, कौन से, ये खत्म, ये खत्म, ये पूरा खत्म, ये खत्म, और आपको पता है ऐसे काटते नहीं है ना, ये गलत तरीका। मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन ऐसा कभी लिखेंगे नहीं है ना, ऐसे कटता हुआ। अब क्या हो गया भाई, तो जो बचा उसको लिखिए, क्या बचा, तो भाई मेरे को जो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि यहां से m1 गया, ये पूरी टर्म गई, अल्टीमेटली मेरे को यहां से बचा u1 प्लस v1, और इधर क्या बचा भाई, तो यहां से नेगेटिव वाली खत्म हो गई, v2 प्लस u2। अगर एक लाइन और लिखूं तो मुझे क्या देखने को मिला, देखिए मैं इसको चेंज करता हूं, मुझे मिल रहा है भैया u1, चेंज हो जाओ यार, चल क्या मिला, मुझे मिला u1, इसको इधर लाइए माइनस u2 विच इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाइए v2 माइनस v1। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब है कि संघट्ट के पूर्व, ये क्या है, संघट्ट के पूर्व, ये संघट्ट के पूर्व आपेक्षिक वेग, ये अल्टीमेटली आप इसको क्या कहते हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी है भाई, मतलब संघट्ट के पूर्व आपेक्षिक वेग, और यहां पर मुझे दिख रहा है क्या, तो संघट्ट के पश्चात आपेक्षिक वेग, ये दोनों बराबर है। मतलब मैं कहूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये बराबर है। मतलब क्या कि टकराने से पहले इनके दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी और टकराने के बाद इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी ये कैसी है भाई, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो एक विमीय जो प्रत्यास्थ संघट्ट है, इससे आपको क्या बात अभी समझ में आ रही है, तो ये समझ में आ रही है भैया मुझे कि जो इनिशियल जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इसमें कुछ भी कोई लॉस नहीं हुआ, कुछ भी खर्च नहीं हुई है, पूरी की पूरी कंजर्व है, पूरी की पूरी सेम है, ठीक है। आइए यहां तक बातें समझ में। तो भाई यहां पर हमने इस पोर्शन को किया कंप्लीट। अब मैं थोड़ी बहुत डिस्कशन करना चाहूंगा किसके बारे में भाई, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्यों ना इस v1 और v2 वेलोसिटी को निकाला जाए। मुझे यह बात तो समझ में आई u1 और u2 के बारे में, u1 और u2 के बारे में समझ में आया क्या, इनिशियल वेलोसिटीज मुझे पता होगी। मुझे क्या इंटरेस्ट आ रहा है कि भैया ये v1 और v2 जो वेलोसिटी हमने निकाली, जो अंतिम वेग जो अल्टीमेटली आएगा किसके बाद, ये जब टकराने के बाद जो चल के जाएंगे, तो इनका वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, मतलब वो v1 कितना होगा और v2 कितना होगा, क्या इसको कैलकुलेट कर ले। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं, है ना। सबसे पहले मैं यहां पर इस इक्वेशन को एक नाम देता हूं, क्या नाम देता हूं, मैं इस इक्वेशन को एक नाम देता हूं इक्वेशन थर्ड, और मैं चलता हूं इक्वेशन थर्ड को फिर से लिखता हूं 1 माइनस 2 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1, यही है ना हमारी इक्वेशन, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है भाई, मैं लिख रहा हूं और कुछ किया नहीं, है ना। थर्ड इक्वेशन u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अब क्या काम करना, बस हो गई यहीं से बात। मैं कहता हूं कि मुझे इसमें से एक किसी की वैल्यू निकाल दीजिए। मैं कहता हूं u1 माइनस u2, इसको इधर ला दो, प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2, इसको कोई समीकरण मान लीजिए, 3 मान चुका हूं, 4 मान लेता हूं। अब मैं कहता हूं समीकरण 4 से, है ना, v2 का मान समीकरण किसी एक समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रख देता हूं। और समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 पे आइए, समीकरण 1 में रखने पर यह रहा। अब समीकरण 1 में मुझे किसके मान को रखना है, मैंने इस v2 के मान को निकाला हुआ है, इस v2 को रख देता हूं। तो पहले चलिए इसको लिखते हैं, फिर अपन समझते हैं क्या। तो यह है हमारा पूरा क्या भाई,
तो समीकरण तो पहले लिख दूं मैं, समीकरण क्या है m1, ठीक है, क्या है m1 हमारा u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1, ये हमारा इक्वल है किसके, m2 v2 माइनस u2 के। क्लियर है क्या, m2 v2 माइनस u2 के ये बराबर है। अब क्या करना, तो भैया मैंने v2 निकाला है, इसको रख देता हूं, चलिए इसको रखिए, ये जो v2 है इसको यहां पर रख देता हूं, तो क्या होगा, ये तो सब सेम रहने वाले, m1 u1 माइनस v1 m2 ब्रैकेट के अंदर। अब चलिए क्या हो गया, तो इसके मान को रखो तो होगा ये u1 माइनस u2 माइनस u2, ठीक है, यही है ना, u1 माइनस u2 प्लस v1। अब एक और टर्म है u2 प्लस v1, है ना, माइनस u2। अभी ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मेट में रख लिया। u2 को चाहूं तो u2 को मैं इसी कलर से लिख देता हूं ताकि हमें समझ में भी तो आए कि हमने रिप्लेस किसको किया। मैंने जो रेड कलर से लिखा है अल्टीमेटली रिप्लेसमेंट के लिए है, ठीक है ना, u1 माइनस u2 प्लस v1, ये रिप्लेस हो गया। अब चलिए शुरू करता हूं मैं इसको लिखना। तो इसको क्या करें भाई, इसको ओपन कर दें, क्या मिलेगा, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2। यहां पर मुझे जो देखने को मिल रहा है ये u1 माइनस, ये दोनों जुड़ गए भाई, 2u2 प्लस v1। ये अल्टीमेटली अगर सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा मुझे, m2u1 माइनस 2m2u2 प्लस m2v1, m1u1 माइनस m1v1, ठीक है। अब क्या काम कर ले भाई, तो अब सिंपल सा काम है कि मुझे वेलोसिटी के लिए ये पूरा कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना, ये किसके लिए कैलकुलेशन चल रहे हैं, पूरा वेलोसिटी के लिए। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं सिंपली इसमें v1 चाहिए मुझे, तो v1 को एक साइड लेता हूं। तो देखिए अगर मैं v1 को एक साइड ले रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, m1 u1, ठीक है, ये देखिए इसको LHS में ही छोड़ता हूं, m1 u1 इसी साइड में लेकर के आते हैं किसको भाई, तो इसको लेकर के आते हैं माइनस m2 u1, ठीक है, और अगर लेकर के आते हैं तो प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 विच इज इक्वल्स टू, इधर साइड में जो रखा है वो m2 v1, और ये निकल करके आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये राइट हैंड साइड में क्या नेगेटिव, तो क्या होगा m1 v1। अभी चलेगा, ठीक है। तो अब एक दो छोटे काम और कर लिए जाए, क्या कर लिया जाए भाई, तो मुझे यहां पे 1 मासेस 1 वाले को एक साइड 2 वाले को एक साइड रखा ही है, तो मैं काम करता हूं, ये हो गया मेरा m1 u1 माइनस, इनमें से मैं काम करता हूं ना 2, मतलब m2 को मैं क्या काम कर लूं, या एक काम करते हैं u1 को कॉमन करते हैं, m1 माइनस m2 टाइम्स ऑफ, यहां में मैं करता हूं u1 प्लस, इसको ऐसे ही छोड़ता हूं 2m2 u2, ठीक है ना, u1 u2 को अल्टीमेटली वेलोसिटी की बात करनी, इसलिए मैं इसको ही बाहर कर ले रहा हूं। यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, m2 प्लस m1 टाइम्स ऑफ v1। अब अगर दोनों तरफ से इक्वेशन एक्सचेंज कर दे बराबर, तो मैं LHS साइड में लिख देता हूं ताकि अच्छा दिखे, क्या v1 m1 प्लस m2, कोई तकलीफ तो नहीं है, v1 m2 प्लस m1 है, m1 प्लस m2 कर दे रहा, कोई बात नहीं भाई, चलेगा। इसको इधर कर देते हैं, क्या भाई, तो ये मिला m1 माइनस m2 टाइम्स ऑफ u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2। अब आखिरी स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या v1 चाहिए था ना, इसको बांट दो नीचे की तरफ ले जाकर के, तो क्या मिल गया भाई, तो मुझे मिल गया यहां पर m1 माइनस m2 u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 होल अपॉन, कौन आ गया भैया, तो m1 प्लस m2। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, v1 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार v2 अगर चाहिए आपको, तो v2 के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं होना परेशान,
V2 भी बड़ा ही आसान सा है। क्या करना है आपको, बस इसके नोटेशन चेंज कीजिए, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1। तो V2 कितना हो जाएगा, देखिए V2 हो गया ये सिंपली M2 माइनस M1, चलेगा। 1 की जगह 2, 2 की जगह 1। अच्छा नीचे बदल के क्या करेंगे, जोड़ना ही है ना, तो नीचे वाले के छोड़ देते हैं, M1 प्लस M2। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, तो U1 था तो ये हो गया मेरा U2 प्लस, इसमें अगर मैं बात करूं तो ट्वाइस ऑफ M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, है ना। यहां पर जो U1 था, ये U2 था, वो U1 हो गया, ठीक है। U1 था तो U2 हो गया, M1 माइनस M2 था तो M2 माइनस M1 कर दिया। सेम टू सेम चलते, सिमिलर हैं, ठीक। तो दोबारा से ऐसा सच जाकर के सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से सीधे सिंपली कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या बातें कर ली भाई, हमने एक इनके आपेक्षिक वेग की हमने बात कर ली, दूसरी हमने किसकी बात कर ली भाई, तो ये जो फाइनल वेलोसिटीज निकल करके आएंगी, इन वेलोसिटीज की बात कर ली कि इनमें वेग कितना होगा। तो अंतिम वेग मतलब ये जो हमारे संघट्य था, ये जो संघट्य था, ये वेलोसिटी, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की जो संघट्य के बाद की वेलोसिटी है, ये दोनों वेलोसिटीज हमने यहां पर क्या कर ली, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। मैं एक छोटा सा काम करता हूं, इसको ले चलता हूं मैं एक अगले पेज पे, और अब मैं बात करना चाह रहा हूं कुछ स्पेशल केसेस की, है ना, 3 4 5 कुछ स्पेशल केसेस है। आइए चलिए हम देखते जरा। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या, V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 को। तो क्या मिलेगा, देखिए V1 इक्वल्स टू क्या था भाई, तो हमारा यहां पर सिंपली M1 माइनस M2, ठीक है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ क्या है, तो देखिए यहां पर मेरा U1 और ट्वाइस ऑफ M2 U2, U1 और ट्वाइस ऑफ M2 U2, ये U1 ट्वाइस ऑफ M2 U2 अपॉन क्या है, तो M1 प्लस M2। ये एक समीकरण हमने निकाला है। अब हम यहां से बात करना चाहते हैं क्या, कुछ स्पेशल केस की, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं केस फर्स्ट, प्रथम केस। क्या कहूं प्रथम केस में, तो मैं कहता हूं प्रथम केस में दो समान द्रव्यमान, दो कैसे भाई, समान द्रव्यमान के पिंड के लिए, मतलब दो पिंड है कैसे, समान द्रव्यमान के, इनके लिए क्या होगा। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं आपसे कि भैया M1 बराबर है किसके, M2 के। तो आप कंसीडर कर लो भैया एक और M, ये दोनों एक M के बराबर हो गए, मतलब दोनों मासेस कैसे सेम है, यानी ये जो दो जो संघट्य होने के लिए आ रहे थे, ये दोनों कैसे हैं, सेम मासेस के। तो क्या होगा भाई, वेलोसिटी 1, पहला वेलोसिटी आपको क्या प्राप्त होता है बताइए, M1 माइनस M2। अच्छा दूसरे वाले को भी लिख ही लूं, ठीक है। तो चलिए दूसरे वाले के लिए मैं अगर लिखता हूं V2, तो V2 के लिए मैंने अभी क्या सिखाया आपको, ये नोटेशन चेंज कीजिए, M2 माइनस M1 कर दीजिए, नीचे M1 प्लस M2 चलने दीजिए, इनटू यहां पर मुझे चाहिए था U1, तो यहां पर U2 हो जाएगा, है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। चलिए दोनों मिल गए। आइए अब करते हैं एक एक करके काम। V1 पहले निकालता हूं मैं। V1 कब के लिए भाई, दो पिंड है, दोनों समान मास के और टकराए हैं, तो क्या करेंगे आप, सिंपली लिखे V1 M1 माइनस M2। तो M1 की जगह पे आप रख दीजिए क्या, M माइनस M अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ U प्लस ट्वाइस ऑफ M U2 अपॉन M प्लस M। अच्छा ये नीचे क्यों लिख रहा हूं मैं, मुझे वही लिख देना चाहिए M प्लस M। खैर वो वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि ये वेलोसिटी 1 के, ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0, M माइनस M तो 0, U वाला पूरा टर्म 0, प्लस क्या बचा 2M U2 अपॉन 2M। आपको यहां से 2M से 2M भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, मतलब V1 इक्वल्स टू U2, क्या मिल गया भाई, V1 इक्वल्स टू U2, ठीक है। आगे यहां पर बोलते हैं, यहां पर अगर मैं कहता हूं दूसरे कंडीशन में,
तो यहां पर भी यही काम करके देखिए ना, V2 इज इक्वल्स टू, मतलब क्या कह रहे हैं, M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M कह ही चुके हैं। तो भैया V2 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये फिर से कितना हो जाएगा, M माइनस M अपॉन M प्लस M टाइम्स ऑफ U2, यानी पहला वाला टर्म तो जीरो ही हो गया। दूसरे टर्म में बात करूं तो ट्वाइस ऑफ M U1 अपॉन M प्लस M, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम, दिस इज जीरो, यह पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो जीरो प्लस ये कितना हो गया भाई, तो 2M U1 अपॉन 2M, ये M प्लस M कितना हो गया, 2M, 2M से 2M कैंसिल हो गया, मतलब V2 कैसा हो गया भैया, U1। अगर मैं इन शॉर्ट इन दोनों की बातें लिखना चाहूं तो ये V1 इज इक्वल टू U2, मतलब क्या, प्रथम पिंड का अंतिम वेग बराबर है किसके, द्वितीय पिंड के प्रारंभिक वेग के, द्वितीय पिंड के प्रारंभिक वेग के। बहुत ही आसान है। और यहां पे क्या समझ में आ रहा है भाई, यहां पे मैं कहता हूं तो ये देखिए ना, द्वितीय पिंड की अंतिम वेग बराबर है किसके, पहले पिंड के प्रथम पिंड के प्रारंभिक वेग के। ठीक है, ये पहले पिंड, अच्छा ऐसा नहीं लग रहा कि जो पहले वाले ऑब्जेक्ट का है ना, इससे समझिए, ये जो पहले वाले पिंड का जो प्रारंभिक वेग था वो दूसरे का अंतिम वेग हो गया, मतलब क्या, पहले वाले का जो वेग था संघट्य के पहले, वो दूसरे का अंतिम वेग है, और उसी प्रकार से दूसरे का जो प्रारंभिक वेग था वो पहले पिंड का अंतिम वेग हो गया, मतलब इंटरचेंज हो गया ना। मतलब ये क्या कह सकते हैं, संघट्य के पूर्व का वेग संघट्य के बाद के पिंड में अदला बदली हो जाता है। सीधा सिंपल लैंग्वेज, क्या भैया, जो पहले वाले ऑब्जेक्ट है ना, यहां कहीं बना लेता हूं, जो पहले टकराने के पहले जो इसके पास U1 था वो दूसरे वाले के पास टकराने के बाद वेलोसिटी में चेंज हो गया, है ना। मतलब क्या, अच्छा इधर आते हूं, मैं चेंज ही कर लेता हूं, यहां पे हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, आते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं कि ये जो U1 है और ये जो U1 है ये V2 के बराबर हो गया, और ये जो V1 है ये U2 के बराबर हो गया। यानी पहले का जो वेग था वो दूसरे को दे दिया और दूसरे ने अपना वेग किसको दे दिया, पहले को दे दिया। सिंपल। चलिए पहला केस आपको समझ में आया भाई। पहला केस में क्या समझ में आ रहा है कि वेलोसिटीज एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हो गई, इंटरचेंज हो गई, ठीक है। अब केस 2 की बात करता हूं, एक और केस की बात करता हूं मैं, बात करता हूं केस 2, ठीक है। केस 2, सेकेंड केस में मैं ऐसा कहता हूं कि द्वितीय पिंड विराम में हो, तथा दूसरा वाला पिंड रुका है, और क्या है भाई, तथा प्रथम पिंड एवं द्वितीय पिंड का द्रव्यमान समान। आई होप आपको कंडीशन समझ में आ गई। क्या कंडीशन है भाई, तो कंडीशन ये कह रहे कि U2 जो है वो 0 है, द्वितीय पिंड रुका हुआ है, U2 0 है। और दूसरी बात क्या समझ में आ रही है भाई, तो M1 जो है वो बराबर है M2 के, अर्थात मैं लेट्स सी कि मैं कह लेता हूं M के बराबर है। मैंने क्या कह लिया, M के बराबर। तो अब फिर से मुझे वही कैलकुलेट करना है V1 और V2। तो V1 कितना है भाई, V1 कितना है, तो V1 है हमारा M1 माइनस M2
m1 माइनस m2 u1, m1 माइनस m2 u1, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ क्या है भाई u1 प्लस क्या है 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं भाई, कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो कितना है भाई ये m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है तीसरी बात। अब इसमें क्या करना है, तो चलिए रख दीजिए जो जो कहा गया। क्या करना है भैया, तो सिंपली मुझे u2 की वैल्यू 0 रखनी है और m1 m2 को क्या करना है भैया, तो m1 m2 को है ना m रखना है। तो v1 कितना आ जाएगा, ये m माइनस m अपॉन में m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2। मुझे तो ये दिख रहा है भाई कि v1 इक्वल टू ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, मतलब v1 जो आया वो कितना है 0। ठीक है, यानी प्रथम पिंड का अंतिम वेग 0 होगा। क्लियर है क्या, जो पहला वाला पिंड है उसका अंतिम वेग कैसा हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। और अब अगर मैं दूसरे वाले पिंड का निकालूं तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, अगर आप एक छोटी सी बात समझे हो, पिछले वाले जो सेशन में हमने अभी इसमें जो देखा, पिछले वाले इसमें देखा, हमने क्या देखा कि अगर मास सेम है, दो समान द्रव्यमान के पिंड के बीच में अगर टक्कर हो रहा है, यहां पे मासेस दोनों की क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है, तो वेलोसिटी एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई। मतलब v1 u2 के बराबर है, आप देखो ना v1 u2 के बराबर आ गया ना, v1 u2 के बराबर, u2 कितना था 0। भाई दूसरी वस्तु प्रारंभ में रुकी थी तो पहली वस्तु अंत में रुक जाएगी। अब इसी प्रकार से आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, तो अगला आंसर क्या आने वाला है, अगला आंसर मैं सीधे सिंपली कह दूं तो मैं कहता हूं भैया जो v2 आने वाला है ना, वो आने वाला है u1। v2 कितना आएगा u1, एक्सचेंज हो रहे थे ना v1, ये देखिए ये v1 किसके बराबर है, ये u2 के बराबर आ गया। v1 किसके बराबर, u2 के बराबर, तो v2 u1 के बराबर आना चाहिए ना, क्योंकि मास सेम है तो एक्सचेंज होंगे। आइए चलिए प्रूफ करके ले आते हैं भाई, है ना, ऐसा नहीं मानते अपन प्रूफ करके ले आते हैं। तो मुझे पता है v2 के लिए क्या होता है फॉर्म, v2 के लिए फॉर्म देखिए भाई, v2 इक्वल टू ये चेंज हो जाएंगे बस क्या, तो ये m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ, यहां पर हो जाएगा u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अग्रीड, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं इसमें। अब क्या काम करना भैया, तो यहां पर कह दिया था मासेस तो सेम है ही, क्या मासेस सेम है ही, और ये m1 m2 के लिए अगर लिखूंगा तो ये क्या हो गया m माइनस m अपॉन m प्लस m टाइम्स ऑफ u2, और u2 की वैल्यू भी 0 है, वैसे भी वो 0 हो रही थी, मैं 0 रख ही देता हूं ना, खत्म करते हैं ना, प्लस ट्वाइस ऑफ m u1 अपॉन m प्लस m। चलेगा, आओ देख लो, v2 इक्वल्स टू ये हो गया 0, यहां पर क्या बनेगा भाई, तो ये बनेगा 2m u1 अपॉन में 2m से 2m कट गया, v2 इज इक्वल्स टू देख लीजिए आ गया u1। मैंने बोला भी था ना यही आना चाहिए, एक्सचेंज हो गया ना। ठीक है, तो यहां पे क्या समझ में आ रही है भाई कि अब सीधे सीधे लिखता हूं क्या, अर्थात क्या होगा भाई, तो दूसरा जो पिंड है, ठीक है, वो प्रारंभ में किस में था, रेस्ट में, लेकिन यहां पर जो पहला पिंड है वो आ जाएगा अंत में, रेस्ट में। अर्थात अंतिम वेग किसकी भाई, प्रथम पिंड की, शून्य है। क्या है, शून्य है। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, कुछ ऐसा, पहले जो थी वो दूसरी ऑब्जेक्ट क्या थी, रुकी थी, और टकराने के बाद अब क्या होगी भाई, तो दूसरी चल लेगी, पहली रुक जाएगी। कई बार को अगर आपने ऐसा देखा हो ना, दो इक्विवेलेंट मासेस के अगर मैंने कंचे, ठीक है, क्या किया, तो पहले ना ये वाला कंचा जो था ना, ये स्टेशनरी यहीं पे पड़ा हुआ था। अब एक बालक ने यहां से एक कंचे से
इसको क्या किया, इसको हिट किया। तो जैसे ही इसको हिट करता, पता है क्या होता है, ये वाला तो चलना शुरू कर देता है, लेकिन ये यहीं पे आकर रुक जाता है। मतलब अगली केस बनाओ ना तो ये यहीं रुक गया, और ये दूसरा वाला जो था ना, ये क्या हो जाता है, ये चलना शुरू कर देता है। मतलब क्या, तो देखो ना, यहां पर इसकी u2 कैसी है भैया, 0, और यहां पर u1 की कुछ ना कुछ वैल्यू है। मैं कह रहा हूं यहां पर v1 हो गया कैसा, 0, और मेरे पास में v2 की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल गई। अब वो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो चलना शुरू हो गया, v2 चलना शुरू हो गया। अब बात किसकी होती है, तो ये जो v2 चलेगा वो पता है किससे चलेगा, u1 से। जितने की वेलोसिटी से आके टकराया था उतने से ही दूसरी वाली जो कंचा होता है वो चलना शुरू कर देता है। ये एक्सपेरिमेंटली आप प्रूव करके भी देख सकते हैं। मतलब क्या समझ में आ रहा भाई, कि वेलोसिटीज एक दूसरे के क्या हो गए, एक्सचेंज। कब, जब मासेस सेम होती है तब। और कैसे हुए, तो हुए कुछ इस तरीके से कि पहला वाला रुक गया और दूसरा वाला क्या हो गया भाई, चालू हो गया। जबकि पहले दूसरा वाला रुका हुआ था और पहला वाला चल रहा था, है ना। प्रथम पिंड पहले क्या था भाई, प्रथम पिंड पहले रुका हुआ था, सॉरी प्रथम पिंड चल रहा था, द्वितीय रुका हुआ था। ठीक, चलिए, तो यहां तक की बातें समझ में आ गई भाई, आसान सा था ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिए थर्ड केस, केस नंबर 3, है ना। देखते हैं भैया कि इसको क्या होता है, जेल होता है या फिर फांसी की सजा मिलती है, क्या करना है। तीसरे केस में मैं कह रहा हूं कि भैया तीसरे केस में आप ये काम कर लो, एक मैसिव फोर्स, मतलब एक ऐसा बोल देता हूं कि m1 इज मच मच लेस देन m2 एंड जो वेलोसिटी है दूसरे की वो रुकी हुई। मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए एक हल्का पिंड बहुत भारी, है ना, मैसिव। ये m2 जो है ना बहुत भारी है और m1 कैसा, हल्का है। एक हल्का पिंड बहुत भारी पिंड से, बहुत भारी और रुके हुए पिंड से, रुके हुए पिंड का मतलब क्या भाई, दूसरे मास का जो वेलोसिटी है प्रारंभिक वो 0 है, रुकी हुई है, पिंड से टकराता है। अब इसमें देखिए ना, कोई ऐसे एग्जांपल हम कंसीडर कर नहीं सकते कि मैं ये बोल दूं आपको कि भैया एक ट्रक खड़ा है बहुत भारी भरकम सा और एक साइकिल वाला जाकर के उसमें ठुक गया, तो वो क्या होगा कि वहां पे हीट और साउंड आ जाएगी, वो प्रत्यास्थ संघट्य नहीं होगा। लेकिन आप कुछ इसी तरीके से समझ जरूर सकते हैं, एक बहुत भारी मास में एक जाकर के दूसरा मास टकरा रहा है और दूसरा मास बहुत हल्का है। ठीक, मतलब क्या, यहां पर कोई बहुत ही ऐसा मैसिव सा, बहुत ही भारी सा मास है, ये रुका हुआ है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। यहां पे बिल्कुल हल्का सा एक मास जाकर के इसमें क्या हो गया, टकरा गया। तो ये होना कैसा चाहिए भाई, तो एक विमीय होना चाहिए, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए, है ना, कोई लॉस काइनेटिक एनर्जी में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस भाई रियल लाइफ में कुछ कहीं पर तो देखने को मिलती नहीं है। इसलिए आप इमेजिन जरूर कर सकते हैं इसको कि अगर ये जाकर के इससे टकरा रहा है तो क्या होगा। तो आइए चलिए हम निकालते हैं भाई v1 और v2। तो v1 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला है भाई, तो v1 इक्वल्स टू मेरे पास में है m1 माइनस m2, ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्या भाई, u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, यही है ना भाई v1। चलिए तो इसमें ही रखना है, चलिए रख देते, रखिए जरा, किसको रखना है, सबसे पहले यही कि m1 जो है वो बहुत बहुत छोटा है किससे, m2 से, और u2 जो है वो 0 ही हो गया। ठीक है, तो इसमें देखता हूं v1 इक्वल्स टू m1 बहुत छोटा, m2 बहुत बड़ा, तो ये m1 तो खत्म ही हो गया, मतलब m1 को लगभग निग्लिजिबल मान लीजिए। मतलब आपको क्या मिल गया भाई, तो माइनस ऑफ क्या मिल गया, ये m2 अपॉन नीचे m1 प्लस m2, तो m1 को तो 0 ही मान लिया अल्टीमेटली, मतलब m2। ठीक है, यहां पे क्या मिल जाएगा भैया, u1 प्लस ये पूरा टर्म ट्वाइस ऑफ m2
और ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 अपॉन ये m1 तो खत्म हो गया, क्या बचेगा m2। मतलब m1 बहुत बहुत छोटा है m2 से, तो मतलब मैं इसमें ये भी तो कह सकता हूं ना क्या कि m1 को क्या मान लीजिए लगभग नगण्य। m1 कैसे हो गया नगण्य, मतलब 0 हो गया। तो m1 m1 को हटाई दिया, ये खत्म ही हो गया। मतलब v1 इज इक्वल टू आपको क्या मिला माइनस ऑफ u1, v1 इक्वल टू आपको क्या मिला नेगेटिव ऑफ u1। अच्छा, अगर इसी में मैं बात करता हूं दूसरे की, मतलब मैं बात कर लेता हूं v2 की, तो v2 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 माइनस m1, ये चेंज हो जाता है इंटरचेंज है ना, अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ यहां पे हो गया u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 है ना। क्या कर दूं मैं यहां पे, तो यहां पर फिर से देखिए भाई m1 को तो गायब ही करना है, तो ये बच गया m2 अपॉन m2 टाइम्स ऑफ u2। ये क्या था भाई, ये u2 है ना, u2, तो u2 की वैल्यू कितनी है 0, दूसरा पिंड रुका हुआ है ना, तो u2 की वैल्यू 0, खत्म ही हो गया। m1 u1 ठीक है, तो m1 लगभग कैसा है नगण्य, तो ये भी मैं मान लेता हूं 0 है ना, इंटू u1 अपॉन m1 तो नगण्य हो ही गया, ये m2, मतलब अल्टीमेटली क्या बचा भाई, तो v2 भी आपको जो देखने को मिल रहा है, ये v2 कैसे मिल रही है 0, कैसी मिल रही है v2 0। इसका मतलब क्या समझ में आता भाई, तो इसका सीधा सिंपली समझ में आ रहा है कि ये जो v1 है, मतलब पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है ठीक है, वो u1 के मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो जाकर के टकरा रहा है, जो हल्का था, उसका जो होगा वो वेग क्या होगा भाई, तो वेग उतना ही रहेगा जितना उसके पास प्रारंभ में था, बस दिशा बदल जाएगी है ना, दिशा क्या हो जाएगी इसकी बदल जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब प्रारंभिक वेग बराबर होगा किसके, नेगेटिव ऑफ अंतिम वेग के, किसके नेगेटिव ऑफ अंतिम वेग के। और दूसरा वाला वस्तु जो था, बहुत भारी जो वस्तु था, ये कैसा रहेगा भाई, तो दूसरे वस्तु का वेग जो है, दूसरा पिंड विराम में ही रहेगा, यानी टकराने के बाद अब दूसरा पिंड चलने थोड़ी लग जाएगा, बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है, तो दूसरा पिंड विराम में था, विराम में रहेगा, पहला जो था उसका नेगेटिव हो जाएगा, बस और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई। ठीक, अच्छा इसका उल्टा भी तो कर सकता हूं, मतलब एक केस और बना सकता हूं मैं, केस फोर्थ। तो केस फोर्थ में क्या लिखता हूं मैं, देखिए केस फोर्थ, देखिए केस फोर्थ में मैं कहता हूं कि m1 अभी मच मच ग्रेटर देन है m2। ठीक है, मतलब पहला भारी ऑब्जेक्ट है, दूसरे हल्के में जाकर के टक्कर मार रहा है। ये पहला जो है ये बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, और दूसरा इतना छोटू सा, इसमें जाके टक्कर मार रहा है, और ये u2 जो है ये 0, ये नहीं चल रहा है, शुरू में ये चल ही नहीं रहा है, और ये चल रहा है। मतलब इसके साथ में m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2 एंड u2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में फिर से मैं क्या कह लूंगा, तो मैं कह लूंगा कि भैया ये जो m1 है, ये जो m1 है, ये m1 कैसा हो जाएगा बड़ा और m2 छोटा। मतलब मैं यहीं पर लिख देता हूं, अर्थात m2 लगभग नगण्य मान लें, नगण्य मतलब नेग्लिजिबल, ठीक है, 0 के बराबर। तो क्या मिल जाएगा भैया, तो मुझे सिंपली ये मिल जा रहा है कि यदि, कंडीशन तो ये कह रही ना, यदि बहुत भारी द्रव्यमान एक हल्के, और हल्का कैसा, और रुका हुआ, एक हल्के द्रव्यमान से टकराएगा, क्या करेगा भाई, हल्के द्रव्यमान से टकराएगा। तो इस केस में वेलोसिटीज, फिर से इस केस में क्या, वेग फिर से मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे v1 कैलकुलेट करना है, और v1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी आ चुकी है भाई, तो v1 जो इक्वेशन हमारी ये चली आ रही है m1 माइनस m2। ठीक है, क्या
m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। करके देखिए भैया क्या करना है। तो आपको को बहुत कुछ नहीं करना। इसमें क्या हो रहा है भाई कि भारी भरकम सा है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक साइकिल खड़ी थी, उसमें जाकर के भारी ट्रक ने जाकर के टक्कर मार दिया। चूंकि नो डाउट फिर से मैं वही रिपीट करूंगा कि ये प्रत्यास्थ संघट्य का उदाहरण नहीं है, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं कि भैया अगर टक्कर के समय ना तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, ना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, ना उसकी संवेग में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो इसको कह लेंगे। खैर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल समझ में आ रहा है। एक भारी ऑब्जेक्ट एक हल्के ऑब्जेक्ट में जाके टक्कर मार रही है और हल्का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रुका हुआ है। तो v1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, देखिए m1 माइनस m2। m1 बहुत बड़ा है, मतलब m1 रह गया, m2 तो जीरो ही हो गया, नीचे से भी क्या बच जाएगा m1, u1 है, u2 जीरो है, प्लस ट्वाइस ऑफ m2 की भी वैल्यू जीरो है तो अल्टीमेटली जीरो अपॉन m1 प्लस m2, ये जीरो लिखता हूं सीधे, ये पूरा जीरो ही हो जाएगा। ये क्या बचेगा भाई, तो m1 से m1 कैंसिल हो गया, यानी v1 इज इक्वल टू u1, v1 इक्वल्स टू u1। अच्छा, यहां से आपको देखिएगा एक बड़ा ही प्यारा सा लॉजिक आने वाला है और ये आपको इजीली समझ में भी आने वाला है कि हाँ यार ऐसा होगा। अगले मैं पॉइंट पे बात करता हूं, तो मैं कहता हूं v2 क्या लिखेंगे भाई, तो आप लिखते हैं m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2। अब तक तो पूरा याद भी हो चुका है ना। तो देखिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए भाई यही काम करके ले आते हैं, पता है क्या, आपको पता भी नहीं चलता, उसके पहले ही आपको याद करा देते हैं सब कुछ। तभी तो आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। इतने नंबर जो आते हैं अपने एग्जाम में वो इसीलिए तो आप आते हैं भाई, क्या m1 ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। आइए चलिए रखें, है ना, क्या करना है भाई, तो u2 को जीरो करना है, मतलब पहला टर्म ये पूरा टर्म जीरो, प्लस यहां पर क्या करना है भाई, तो यहां पर मेरे पास में जो m1 है, ठीक है, ये है मेरे पास में, और m2 जो है ये जीरो है। m1 है मेरे पास में और m2 जो है ये क्या है, जीरो है। तो मतलब m1 u1, ठीक, तो m1 u1 अपॉन नीचे बच जाएगा m1, m2 तो जीरो ही हो गई थी, तो m1 से m1 कैंसिल हो गया, मतलब v2 कितना हो जाएगा भाई, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, u1 के बराबर। आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो v1 भी u1 के बराबर, v2 भी u1 के बराबर, है ना। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं इन दोनों केसेस में, अर्थात बड़ी ही अच्छी सी कहानी यहां पे समझ में आई मुझे। क्या दिख रहा है आपको, अर्थात v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू u1। आपको एक एग्जांपल बताऊं, है ना, थोड़ा सा समझ सकते हैं सच, है ना, बहुत ज्यादा हद तक तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। आप बस प्रत्यास्थ संघट्य को हटा दीजिए, सिर्फ एक विमीय संघट्य समझेंगे तो ऐसा एग्जांपल आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं एक भारी भरकम ट्रक चल रहा है और एक छोटा सा कीड़ा, है ना, आ करके ट्रक के कांच से टकरा गया। अब क्या समझ रहे हैं, तो भैया वो कीड़ा मान लीजिए रेस्ट में था, मतलब एक जगह पे चुपचाप ऐसे पड़ा हुआ था। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना, जैसे मकड़ी वकड़ी रहती है ना, लटक के चुपचाप ऐसी पड़ी हुई, तो वैसे ही मान लीजिए एक कीड़ा है रेस्ट में पड़ा हुआ है और इधर से क्या आ रही है भैया, ट्रक। अब ट्रक से जैसे कीड़ा चिपका तो क्या करेगा, ट्रक की वेलोसिटी चेंज कर देगा, ऑब्वियसली नहीं। तो क्या हुआ भाई, तो ट्रक के पास में जो प्रारंभिक वेलोसिटी थी u1, ट्रक की प्रारंभिक वेलोसिटी, वही वेलोसिटी से ट्रक उसी दिशा में चलते रह जाएगा, और तो और उस कीड़े को भी अपनी ही वेलोसिटी से ले जाएगा। अब वो कीड़ा क्या करेगा, ट्रक के कांच पे चिपक गया, अब वो भी चल रहा ना उसी की वेलोसिटी से। ये देखिए v2 u1 के बराबर आ गया। मतलब क्या समझ में आ रहा भाई, कि अगर एक भारी ऑब्जेक्ट एक हल्के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अपने ही वेग से आगे ले जाएगा। अर्थात क्या समझ में आ रहा है, यदि भारी पिंड एक हल्के विरामावस्था के पिंड से टकराएगा तब वह भारी पिंड के
भारी पिंड के प्रारंभिक वेग में बदलाव किए बिना क्या कोई बदलाव कर देगा? नहीं, कोई चेंज नहीं कर, बदलाव किए बिना उसी के साथ गमन करेगा। और भी थोड़ा सा पॉइंट हो सकता था कि उसी के दिशा में, उसी के वेलोसिटी के साथ में गमन करेगा। आई होप कि अब बात आपको क्लियर है। यानी 4 केसेस मैंने करा दिए और चारों केसेस आपको क्लियर है। तो आता हूं मैं जरा शुरू से, है ना, शुरू से आते हैं, शुरू से, और फटाफट से इसको आप एक जगह पे पूरे स्क्रीनशॉट्स रख लीजिए। हमने सबसे पहले क्या बात करी है भाई? हमने सबसे पहले यहां पर बात करी थी कि हमारा, और एक पीछे आते, हमने सबसे पहले बात करी इसमें हमारे रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत की। रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह रहा कि टोटल मोमेंटम कोलिजन के दौरान कांस्टेंट रहता है। स्क्रीनशॉट रखिए भाई। आगे हमने फिर क्या बात करी कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट हो रहा है, तो प्रत्यास्थ संघट्ट में टोटल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों संरक्षित रहती है। तो मैंने यहां पर लिख दिया टोटल मोमेंटम कंजर्व है, एक इक्वेशन निकाला। फिर मैंने क्या कहा भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कैसी है? कंजर्व है, सेम है ना, बदलाव नहीं होगी। तो यहां से मैंने एक इक्वेशन निकाला। फिर मैंने क्या किया भाई, ये जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मिली, इसको ये जो मेरी मिली थी क्या मोमेंटम की इक्वेशन, इसे विभाजित कर दिया। ये विभाजन हो गया। विभाजन के फलस्वरूप मुझे मिला कि संघट्ट के पूर्व का अपेक्षिक वेग और संघट्ट के बाद का जो अपेक्षिक वेग है वो दोनों बराबर होंगे। ये देखिए, रखिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ता हूं। फिर मैंने अब क्या कहा भैया, यहां तक तो आपने पता कर लिया। अब चलिए पता करते हैं क्या, पिंड के वेग, पिंड में जो अंतिम वेग हो रहा है v1 और v2 वो कितने होंगे। तो मैंने यहां पर कैलकुलेट किया v1, ये हमने कैलकुलेट किया क्या v1, और इसी को इन्वर्ट करके हमने बना लिया क्या v2। ठीक, फिर अब बारी आई कि अब अलग अलग तरीके के केसेस आने शुरू हो गए, कैसे कैसे टकराएंगे। तो पहला केस आया कि दोनों समान द्रव्यमान के होंगे, वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं हुई, दोनों समान द्रव्यमान के पिंड होंगे। तो ये रहा, ठीक है, रखिए इसका स्क्रीनशॉट। ये u1 था, है ना। चलिए, तो ये दोनों सेम वेग के सेम द्रव्यमान के थे। तो ये रहा मेरे को कि भैया क्या हो रहा था, तो दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। पहले की वेलोसिटी दूसरे की होगी और दूसरे की पहले की होगी। कब? टकराने के पहले जो पहले की वेलोसिटी थी, टकराने के बाद वो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, और टकराने के पहले जो दूसरे की वेलोसिटी थी वो टकराने के बाद पहले की होगी। ये हुआ, एक्सचेंज हुआ। चलिए रखिए इसका भी स्क्रीनशॉट। अगले पॉइंट पे आता हूं। अगले पॉइंट पे हमने कहा कि भैया ऐसा है कि ठीक है दोनों के मासेस सेम है, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, दूसरा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो भाई वही तो बात कर रहा ना, एक्सचेंज होगा। दूसरा रुका है टकराने से पहले और पहला चल रहा है, तो टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद पहला रुक जाएगा और दूसरा चलता रहेगा। ये देखिए, ये निकाल के लाए। ठीक, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए। फिर हम आते हैं अपने अगले केस, तीसरे केस में। तो तीसरे केस में हमने क्या कहा कि भाई पहला वाला ऑब्जेक्ट वो बड़ा ही छोटा सा है ना। एक कीड़ा जाकर के ट्रक में टक्कर मार दिया तो क्या ट्रक की वेलोसिटी चेंज कर देगा? नहीं। तो ट्रक तो मैं कह रहा हूं पहले से ही रुका हुआ था, इसकी वेलोसिटी 0 थी। मतलब क्या, दूसरा मास हमेशा के लिए क्या रुका हुआ है और पहला ऑब्जेक्ट से चल रहा है। तो जब ऐसा केस होगा तो क्या होगा, जो छोटा ऑब्जेक्ट था जाके किसी भारी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो इसी का वेग नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। वेग बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। और दूसरा पिंड जो भारी था और रुका था वो रुका ही रहेगा, वो नहीं चलेगा, दूसरा पिंड विराम में ही रहेगा। रखिए इसका भी स्क्रीनशॉट। अगले केस पे आता हूं। तो अगले केस में हमने क्या कहा, अगले केस में यह कहा कि अब भैया जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो भारी है और दूसरा वाला हल्का है, लेकिन अभी भी दूसरा वाला ही रुका है। तो पहला वाला जाकर के अगर इसमें टक्कर मारेगा तो दूसरे वाले को अपने साथ लेगा और लेकर के चल देगा। मतलब पहले वाले के वेग में कोई परिवर्तन नहीं और दूसरे वाले का भी वेग उतना ही हो जाएगा जितना पहले वाले का है, यानी दूसरा उसी के साथ चिपक के चल देगा। हो गई बात खत्म भाई। और रखिए इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए, आई होप कि आपने ये पूरे स्क्रीनशॉट्स रख लिए। एंड कुछ इस प्रकार से जो हमारा ये टॉपिक था क्या, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट, इसको हमने अब कर लिया फिनिश। अब इसके बारे में हमें सब कुछ आता है। अब कोई कहीं से कुछ भी पूछे कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है भाई। चलिए, तो इसी प्रकार से बाकी के कोर्स कंटेंट के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए।
क्या करते हैं भाई? तो देखिए, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, मतलब आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपकी बुक्स एनसीईआरटी ही है और ये पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब यहां सीबीएसई से घबराना नहीं है, ये सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपकी पूरी क्लासेस मिल जाती है, ठीक है ना। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, आपके पूरा कोर्स कंटेंट, एमसीक्यूज, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप सिंपली जाइए एंड अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए, इंक्लूडिंग कि भाई अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको परेशान नहीं होना, मैग्नेट ब्रेन्स तब भी आपके साथ में है और ये सारी कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में प्रोवाइड कराते हैं। आप चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सेगमेंट है स्पोकन इंग्लिश का एंड ये भी फ्री है। तो चलिए भाई, इतनी सारी बातें तो हो गई, ये पूरा कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं। बट अगर आप चाहते हैं अपने आप को थोड़ा सा और इंप्रोवाइज करना, अगर आप चाहते हैं और इंप्रूवमेंट, तो आप परचेस कर सकते हैं ई बुक्स एंड बुक्स। कहां से? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको लिंक मिलेगी, लिंक को फॉलो कीजिए एंड ऑर्डर कीजिए फटाफट से बुक्स एंड ई बुक्स को। साथ ही साथ जिस तरीके से आप हमारे YouTube पे जुड़े हैं, इसी तरीके से आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। एंड यहां पर कोई नई इंफॉर्मेशन होती है वो फटाफट आप तक पहुंच जाती है एंड अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, वो हम तक आप पहुंचा सकते हैं इजीली। तो जल्दी से भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।